बैंक की लायबिलिटी होती है, बेसिक सी चीज़ है। तो पूरा हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, मतलब बेसिक एकदम हल्का सवाल है ये। ठीक है कि एक बंदा आया, इसने पैसा अपना डिपॉजिट किया, मान लेते हैं 100 रुपये इसने डिपॉजिट किया, ठीक है। अब इसमें से आरबीआई बोलती है कि कुछ पैसा तुम हमारे पास रख दो कैश के फॉर्म में, कुछ पैसा अपने पास रख लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, कैश, इन सब के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। मान लेते हैं कि इसका 20 रुपये इन समय, 30 रुपये इन समय खर्च हो गया, तो बाकी की जो 70 है वो क्या कर देगा, लेंडिंग कर देगा, इसको दे देगा। जो 100 रुपये है बैंक का, जो इस रामू ने दिया बैंक को 100 रुपये, तो ये क्या हो गया, बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया। रामू के लिए तो एसेट होगा, लेकिन बैंक की बात हो रही है, रामू की नहीं। और यहाँ पे आते हैं श्यामू, ठीक है। तो श्यामू जो है ये 70 रुपये को लोन में लेता है बैंक से, और श्यामू अब ये बैंक के लिए एसेट होगा। जो बैंक लोन देती है वो बैंक के लिए एसेट है, जो बैंक डिपॉजिट्स लेती है बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, बेसिक सी चीज़ है। तो बैंक मेन लायबिलिटीज डिपॉजिट होल्ड्स, और डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं बताइए, कितने तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। OMO इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन, जहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। कमेंट में बताइए सेलिंग या फिर कमेंट में ये बताओ इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, अगर तुमको आरबीआई का गवर्नर बना दे, तुम बाई करोगे या सेल करोगे, बता दीजिए से। एंड द बैंक रेट is the rate at which RBI lends to commercial banks. Yes, बैंक रेट वो होता है जहाँ पर कमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से लोन लेती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो होती है डिमांड लायबिलिटी और एक होती है टाइम या टर्म लायबिलिटी। डिमांड या टाइम या टर्म लायबिलिटी, सिंपल। डिमांड लायबिलिटी में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, इन सब का पैसा आता है, और टाइम या टर्म लायबिलिटी में अगर बात करेंगे तो इसमें फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब आता है, ठीक है। फिर से मैंने हिंदी में, ठीक है। तो कुछ मैंने पूछा भी था क्या, अगर तुम आरबीआई गवर्नर हो तुम क्या करोगे, इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसको पैसे को खींचना है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल कर दो, उनको गवर्नमेंट बॉन्ड दे दो लोगों को, और उनसे पैसा ले लो, सिंपल, ठीक है। विच 20 आता लगा how did second generation reforms impact foreign investment in India? अच्छा 69 रखेंगे, ओके हाँ 69 रखेंगे अपन, ठीक है। This is business. योर ऐसा कैसा सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। किस तरह से जो द्वितीय पीढ़ी के सुधार हैं ने भारत में विदेशी निवेश को किस प्रकार प्रभावित किया। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया। इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट हैड नो इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन companies from entering India and increased foreign investment by improving the investment climate. क्या आंसर होगा, आंसर ऑप्शन में डी। अब कैसे इसमें कंक्लूजन पहुंचना है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, रिफॉर्म्स ने किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट किया। अब रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, ये तो नेगेटिव है भाई। ये कल भी मैंने आपको सिखाया था, आज भी उस चीज़ को सिखा रहा हूँ, आगे भी इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कोई अगर पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो अगर पॉजिटिव चीज़ करी जा रही है तो उसका कंक्लूजन भी, आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। इनपुट पॉजिटिव है, नेगेटिव हो रहा है तो उसका आउटपुट भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चीज़ रिफॉर्म्स पॉजिटिव है ना, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और घट गया। इट हैड नो इम्पैक्ट। कौन इसकी प्राइवेट इंडस्ट्री पे कैसे हम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू केनेशियन थ्योरी। आपको पता है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये क्या दिया था, बताओ जल्दी से, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो रिसेशन के दौरान, रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है। इकोनॉमी एकदम सुस्त पड़ी हुई है, कोई डिमांड वगैरह जनरेट नहीं हो रही है, एकदम लाचार पड़ी हुई है, डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, खरीदारी नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेट बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा, इंटरेस्ट रेट पहली बात तो गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है, आरबीआई करती है, ठीक। और अगर बढ़ा दोगे रेट तो वैसे भी लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही, और तुम पैसा काट रहे हो, और तुम लोगों के हाथों से पैसा छीन रहे हो। बेचारे अगर लोन लेना भी चाहें तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, और वो क्या कर रहे हो, आप डिसफेवर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो क्रेडिट लेने को। तो दैट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। स्पेंडिंग इंक्रीज करो, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, ठीक है, और ट्रांसफर पेमेंट्स और अलग अलग तरह के कर सकती है, लाडली बहना योजना कर सकती है, और टैक्सेस कम कर सकती है। टैक्स कम करोगे लोगों के हाथों में जो डिस्पोजेबल इनकम है, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम, यू नो कि जो इनकम आती है उसमें से जो टैक्स कट कर दिया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम।
तो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथों में बढ़ेगी। टैक्स अगर आप कट कर दोगे तो टैक्स बढ़ाओगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। इम्पोर्ट प्रमोट करो, रिड्यूस कर दो स्पेंडिंग, रिड्यूस नहीं करनी भाई, बढ़ानी स्पेंडिंग को, ठीक है। जॉन मेनार्ड किनीस जो जेएम किनीस हैं, इनके बुक का नाम बताओ क्या है? क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ, पूरा करो इसको, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूरा करो। व्हाट वाज द प्राइमरी इंपैक्ट ऑफ द लाइसेंस? सर इसको ब्लॉक कर दो प्यासी लड़की को। क्या हो गया मतलब? कौन है भाई प्यासी लड़की? कैसी कैसी आप मजाक बातें कर रहे हो भाई तुम लोग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्या है? अब दो तरह की पॉलिसी होती है, एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी क्या होती है? जहां आरबीआई रेट्स को इंक्रीज डिक्रीज ये सब करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करता है इससे, है ना, याद है आपको। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी सब, ठीक है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, यही दो तरह की होती हैं। एक्सपेंशनरी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है, लोगों के हाथों में पैसा डाला जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह को इंक्रीज़ किया जाता है और लोगों के हाथों से पैसा लिया जाता है, छीना जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी होती है वो। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना एंड इंटरेस्ट रेट को, ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये काम आरबीआई करता है। तो ये फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जो काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है? एमएसपी इंक्रीज डिक्रीज करना, टैक्स रेट को इंक्रीज डिक्रीज करना, दैट कम्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी। सो टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई मतलब है फिस्कल पॉलिसी का? नहीं। टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट, बिल्कुल नहीं। टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये होता है फिस्कल पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा रही है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी नहीं फिस्कल, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात? घुसी बात भेजे में? सारे स्टेटमेंट्स को, सारे ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है अच्छे से, ऐसा नहीं अच्छा हाँ फिस्कल पॉलिसी मनी सप्लाई ले लो ले 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 हो जाएगा, फिर करते रहना ले लो। इन विच इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, सिंपल टेक्नोलॉजी है, सिंपल। अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट है उनके डेवलपमेंट को एनहांस करना है। 15-20 मिनट में बताओ इस चीज़ को। लिमिटेड वांट्स नहीं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। What does a lower GPI score indicate? अब GPI का थोड़ा सा आपको ना फुल फॉर्म यहाँ पे पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। कैसे गेस कर सकते हैं? ये पीस है, पी से पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स है। ग्लोबल, अच्छा फिर ये 56 की इंडेक्स क्या किया था? लाइसेंस राज को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया था। स्टेटमेंट 2 ध्यान सुनना, स्टेटमेंट 2 अगर मान लेते हैं सही है, जैसे कि किसी ने लिखा ना बोथ, दोनों सही है। अच्छा दोनों सही है, तो अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो 2 कैसे हो सकता है? अगर सारे ही इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस को बढ़ाना है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 3 उसमें कैटेगरी में इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया, फुली गवर्नमेंट और मिक्स्ड सेक्टर यानी प्राइवेट पब्लिक बोथ और प्राइवेट। तो अगर ये सही है तो ये कैसे हो सकता है? और ये सही है तो ये कैसे हो सकता है? यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता है। और देखा जाए तो ये भी वैसे तो हो सकता है, मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता है कि दोनों ही सही हो जाएंगे, दिख रहा है। लेकिन दोनों में से एक सही है, वो ये है, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड आईपीआई जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसने क्या किया था? डाइवर्सिफिकेशन किया था इंडस्ट्रीज का, अगर पूछ ले। और ये जो आईपीआर है सेकंड नंबर की थी, इट कोइंसाइडेड विद विच 5 ईयर प्लान? ये किस 5 ईयर प्लान से कोइंसाइड करी थी? इसने डाइवर्सिफिकेशन किया था जहाँ पे 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज को बांटा था, ए, बी एंड सी। तो आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। हिंदी में बताइए, व्हाट इज रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द एफआरबीएम एक्ट? अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? ये पढ़ा हुआ है,
पड़ा हुआ है FRBM क्या है 2013 का ये एक्ट 3 का कि भाई फिस्कल 13 का फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। स्टॉक मार्केट को लेना देना है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ जाता है बताओ? जो विनिवेश का पैसा है गवर्नमेंट की किस में जाता है? विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है उसको बेच रही है, अपने एसेट को सेल कर रही है, इसका पैसा कहाँ जाएगा? टू मैनेज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज गलत है। फिस्कल पॉलिसी सिंपल। ऑप्शन डी, इसका पैसा जाता है कैपिटल अकाउंट में। 38 which is the following statements theory बता दीजिए मार्क्स। संचित निधि में जाता है। अच्छा चलो। The natural imbalance between food supply and population growth leads to unavoidable hardships unless population is controlled. Okay. Voluntary checks on population are more effective than natural calamities in curbing overpopulation. Population grows in arithmetic progression while food production grows geometrically. Okay. And agriculture production can grow faster than population with technological advancement. देखो जो तीसरा वाला स्टेटमेंट लिखा है ना इसका उल्टा है एकदम। मार्क्स थ्योरी बोलती है कि पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है ज्योमेट्रिकली, ठीक है, यानी कि भयंकर एक्सपोनेंशियली, और फूड प्रोडक्शन हो रहा है अरिथमेटिकली। अरिथमेटिक समझते हो ना? 2 4 6 हैं, और ये क्या होता है? 2 4 8 16 32, और ये इस तरह से ग्रो कर रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका उल्टा है, और इसका उल्टा यहाँ से पता चला है कि फूड सप्लाई जो है वो कम है, पॉपुलेशन भयंकर ग्रो कर रही है, तो इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इन अ टू सेक्टर और क्या होती है? फर्म होती है, ठीक। हाउसहोल्ड क्या करता है? हाउसहोल्ड देता है इसको लैंड, हाउसहोल्ड इसको देता है लेबर, हाउसहोल्ड इसको देता है कैपिटल, और ये फर्म का कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल। अब फर्म ऑपरेट करेगी, चीजों को प्रोड्यूस करेगी, लैंड यूज कर रहा है फर्म, तो लैंड में देगा भरेगा ब्याज, सॉरी ब्याज बोल रहा हूँ, रेंट। लेबर को देगा वेजेस यानी कि सैलरी, और कैपिटल में भरेगा ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट रेट। ये क्या होगा? फैक्टर पेमेंट बोलते हैं इसको, फैक्टर पेमेंट। तो ये फर्म से जाएगा हाउसहोल्ड के पास, हाउसहोल्ड को मिला पैसा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट फॉर्म में, और इस पैसे से खरीदेंगे क्या? जो फर्म प्रोड्यूस करेंगे, मान लेते हैं ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बड़ा टू सेक्टर इकोनॉमी है। अब मान लो हाउस तो जो हाउसहोल्ड ने पूरा सेफ, भाई जो रेंट में मिला, वेज मिला, इंटरेस्ट मिला, पूरा फर्म को दे दिया, ले भाई ले सामान दे, पैसा ले, तो पूरा फर्म के पास पहुंच गया पैसा। ये टू सेक्टर इकोनॉमी पूरा चलता रहता, घूमता रहता। लेकिन अगर हाउसहोल्ड सेव कर लें तो फर्म के पास कम पैसा पहुंचेगा। गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, फर्म के पास कम पैसा पहुंचेगा। कोई चीज को हम इंपोर्ट कर लें तो पैसा देना पड़ेगा ना, जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सबको बोल देते हैं लीकेज हो गया, पैसा लीक हो गया, कहाँ गया पता नहीं चला। और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दे या एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो और पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये सब आते हैं किसमें? इंजेक्शन में। इंजेक्ट किया जा रहा है पैसे को, अंदर डाला जा रहा है पैसे को। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेव कर रहे हैं, सेविंग हो रही है, सेविंग कर रहे हैं, मतलब लीकेज हो रहा है। सिंपल कोर इकोनॉमिक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो करेंगे। सर ये सब कॉपी पेस्ट कर रहा है, सुनिए सर कौन कर रहा है? अजी कौन कर रहा है? अजी क्या बोल रहा है? चलो तो भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अगर फैक्ट में देखोगे तो वहाँ पर है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप का होता है, याद है आपको? रेक्टेंगुलर
हाइपर बोला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये तो होना सारा, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर का भी वो लीनियर ग्राफ बनता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर का ये नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो एक पॉइंट पे घटता है फिर उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। हाउ डिड इंडियाज ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स पोस्ट 1991 इम्पैक्ट द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स? किस तरह से उसने इम्पैक्ट किया? अगेन जल्दी से। ऑप्शन गया फुल इक्विटी एग्रीकल्चर सेक्टर में, किस तरह का? डिस्गाइज्ड। चलो अगला क्वेश्चन करो। व्हाट डज इनविजिबल हैंड कांसेप्ट एज सपोज्ड बाय एडम स्मिथ प्राइमरीली सिग्निफाई? इनविजिबल हैंड थ्योरी क्या बोलती है एडम स्मिथ की? एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी जरा बताएंगे? सर ये सेम क्वेश्चन सिलेक्शन फेज में भी था, एकदम सेम और ज्योग्राफी के भी। अच्छा और जैसे कि चैनल बोल रहे थे कि हम रेपिटेशन को रोकना चाहते हैं, तो इनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी किताब में इन्होंने इनविजिबल हैंड की बात कही है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इनविजिबल हैंड थ्योरी देते हुए एडम स्मिथ ये बोल रहे थे कि जैसे कि जो यूथ है वो अपनी हेल्प यानी कि वो अपने लिए काम ढूंढेगा, काम करेगा, ठीक है, तो वो ओवरऑल कंट्री के लिए भी काम कर रहा है, कंट्री के ग्रोथ के लिए भी काम कर रहा है। अपने लिए काम करते हुए वो अपनी कंट्री के ग्रोथ के लिए भी काम करेगा। तो एक तरह से कंट्री की ग्रोथ में इनविजिबल हैंड्स ये काम कर रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। ओके, सो इट इज मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव्ड वाया सेल्फ इंटरेस्ट। मैं अपना इंटरेस्ट देख रहा हूँ और उससे क्या हो रहा है, मार्केट भी ग्रो कर रही है, उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, ठीक है। होलिस्टिक कौन सा है स्टेटमेंट यार समझ में आ रहा है? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट उसको पकड़ना है हमको। वही बार वही सेम टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं। 1947 से 90 और 90 के बीच भारत में लागू किए गए भूमि सुधारों पर विचार करें। सुधारों का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर चाहता हूं मैं, पार्टिसिपेशन चाहता हूं और आराम से सोफिस्टिकेटेड होलिस्टिक टाइप का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ये बताइए कब लॉन्च किया गया? ये बताइए 2021 में। Fiscal deficit equal to total expenditure minus revenue receipt plus non debt creating capital receipt, non debt creating capital receipt, या फिर total expenditure minus total revenue excluding borrowings। borrowing को इसमें हटा दिया जाता है 2013 में। भैया borrowing बढ़ाने का टारगेट किसका होगा? गवर्नमेंट का टारगेट अगली बार और लोन और दबा लोन कम करने का टारगेट होता है। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, borrowing को रिड्यूस करना है, कैसे? तो ऐसा नहीं फिस्कल का मार दिया तो पॉलिसी मैनेजमेंट इक्वेशन प्रेजेंटेशन का बोर्ड। तो कौन सा डायमेंशन है सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा? एजुकेशनल पार्टी हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल पार्टी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, इक्वल फीमेल पार्टिसिपेशन ऑन कंपनी बोर्ड। कंपनी में इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है फीमेल का, स्कूल में नहीं, हेल्थ सेक्टर में नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, कंपनी का पार्ट इकोनॉमिक अभी अपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगा है बताओ? डिस्ट्रिक्ट लगा है वाला सिंपल एलिमिनेट कर सकते हो भाई। अगर हम बोलते हैं फीमेल पार्टिसिपेशन चाहिए एजुकेशन में, कोई कॉलेज स्कूल में, तो एजुकेशन में अकेडमिक अच्छा होगा, हेल्थ सेक्टर में फीमेल को हेल्थ सेक्टर में अच्छा होगा, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स में वो होना चाहिए, ठीक है। चलो 59 पे आते हैं। किस नीति सुधार का लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करना था? Nationalization of cooperative bank, full deregulation of credit market, full deregulation, limiting foreign entry into retail banking, introduction of prudential norms and CRAR. What is CRAR? It is capital to risk asset ratio, जो बासेल नॉर्म्स में निकल के आया था। जो बासेल जो आपको पता है इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर बासेल स्विट्जरलैंड में, तो वहीं पे आपको पता है बासेल कन्वेंशन हुआ 1 2 3, तो उसी में CRAR का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। साथ साथ रिस्क वेटेड एसेट का भी कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसमें उतना आसान तो नहीं बोलूँगा कि भाई एटमोलॉजी से आप सॉल्व कर सकते हो या फिर वो थोड़ा सा तो इसमें नॉलेज लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि CRAR या बासेल नॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ा है बैच में, पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। वो फैक्ट में लेंगे, लेकिन वही है थोड़ा सा वहाँ पर आपको चाहिए कि भाई नेशनलाइजेशन से कोई लेना हो नहीं सकता है, ठीक है। नेशनलाइजेशन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव शेड्यूल्ड बैंक की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव थोड़ी सी बैंक होती है, उनका उतना बड़ा वो नहीं होता उसमें, ठीक है। फुल डीरेगुलेशन कर देना थोड़ा सा एक्सट्रीम में, या अगर वो फुल डीरेगुलेशन कर दो, पूरा डीरेगुलेशन कर दो, एक्सट्रीम कीवर्ड टाइप है। लिमिट कर दो किसी चीज को, आप कॉम्पिटिटिवनेस ला ही नहीं सकते हो लिमिट करके किसी चीज को। लिमिट नहीं किया था, जैसे कि 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को लाया गया तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा, पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट कर रखा था प्राइवेट सेक्टर को,
तो जहाँ लिमिटेशन होगा वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो कि एक ही मैथ का टीचर है, मान लेते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का मैथ का जीके का एक ही टीचर है, क्या वो एफिशिएंसी में अपनी इंप्रूव करना चाहेगा? वो क्या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, लिमिटेड है। हाँ, समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ है। लेकिन अगर जैसे कि अगर मान लो उसमें 5 लोगों को उछल दिया जाए कि चलो तो अब एफिशिएंसी की भाई हम अच्छा नहीं देंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, इस तरह से, ठीक है? By year of involvement in the INSTC, that is International North-South Transport Corridor, to promote clean maritime security, to bypass China's CPEC route via Taiwan, to promote connectivity with Eurasia via multimodal routes, to facilitate transit trade through Arctic. सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, to improve connectivity with Eurasia via multimodal routes, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है? यूरेशिया के साथ हमें कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है? चलो, विच इज द फॉर पॉलिसी थी, उसका रीज़न क्या है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। पूछा रीज़न क्यों गवर्नमेंट जो है प्राइवेट को इंसेंटिवाइज नहीं कर रही थी, क्यों गवर्नमेंट ने लाइसेंस आज लगा रखा था, उसके पीछे का रीज़न पूछ रहा है। आप बताओ। आ गया 16, बेटा तुम इसी में तुम्हारा ध्यान रहता है ना, वो नहीं हम वही देखते रहते हैं। 69 है, ये 82 हूँ, तुम्हारा ध्यान इसी में रहता है, नोटिस कर रहे हो बेटा, सुधर जाओ। क्यों? सर आपका धन्यवाद, मेरा जीके आपका यूट्यूब क्लास देखा कर स्ट्रॉन्ग हो गया है, धन्यवाद। अच्छा, हमें एक कंपनी ने रूल किया, एक कंपनी आई थी यहाँ ट्रेड करने के लिए और पता भी नहीं चला और उसने हमें कायदे से गुलाम बना के रखा। वो तो बात अलग है कि आपको पता है 1858 में वो कंपनी को एबॉलिश करके फिर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर रूल होने लगा था, लेकिन आई तो कंपनी थी ना, और अगर ब्रिटिश क्राउन ना भी आता तो कंपनी तो रूल करती रहती, ठीक है? और कायदे का और नोच खाती वो। तो फिर ये हमारे अंदर क्या ना खौफ बैठा हुआ था, पहला। दूसरा कि जमींदार बन गए थे, अंग्रेजों ने बना दिए थे, तो बहुत कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने सारी चीजें अपने हाथ में लेने का सोचा। अब क्योंकि कोई कंपनी आई बाहर की, वो हमें रूल करने लगी, ट्रेड करने आई थी, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट नहीं ली किसी कंपनी से, यानी कि हमने लिबरलाइज नहीं किया अपनी इकोनॉमी को। हमने साथ ही साथ किसी कंपनी को प्राइवेटाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अभी अभी आज़ाद हुए थे और हम नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हम सोशलिस्टिक पॉलिसी को, हमने यूएसएसआर से सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे, हम सोशलिज्म के पक्ष में थे। कैपिटलिज्म पूंजीवाद बोलता है कि भाई इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, प्राइवेट सेक्टर को वो करो, वहां पर मेन जो होता है कैपिटल फॉर्मेशन मोटिव होता है किसमें, जो आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है कि भाई हमें पूंजी बनाना है, पैसा बनाना है। वहीं पे सोशलिस्टिक पॉलिसी ये बोलती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी ये बोलती है, पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था ये चीज़ को, आपने तो पहले उसमें देखना, फैटमैन पहले पन्ने को खोल के, वहाँ पे होगा डिफरेंस कि वहाँ पे मेन होता है, वहाँ पर गोल होता है डेवलपमेंट करना है लोगों का हित करना है, सोशल वेलफेयर करना है लोगों का, सोशलिस्टिक। तो वो हमारी गवर्नमेंट का टारगेट था, क्योंकि भुखमरी थी, सारी चीज़ें थी, तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। तो पब्लिक सेक्टर वॉज सीन एज अ टूल फॉर अचीविंग सोशल गोल्स, प्रमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी। इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना है, किसी कंपनी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में नहीं दे देना। ये हिंदी में क्वेश्चन है आपका 70th। धारों ने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया, किस तरह से प्रभावित किया? तो ओके ठीक है, एक सेकेंड। इन वॉट वे डिड फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि घाटे वाटे कम करना है, कायदे से औकात में चलना है। अफेक्ट सेंट्रल स्टेट के बीच के फाइनेंशियल रिलेशंस को आफ्टर 1991। रिड्यूस टैक्स शेयरिंग, नहीं, इससे तो लड़ाई हो जाएगी ना सेंट्रल स्टेट के बीच में। स्टेट्स हैड टू अडहेयर टू फिस्कल टारगेट्स, फिस्कल टारगेट को अडहेयर करना है, अडहेयर मतलब फॉलो करना। एमजी रहेगा या फिर जन धन दे दना धन योजना, बता। ऑप्शन नंबर बी, कितना रुपए? 6000 एनुअली, कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में। किस तरह की, सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बताओ। तो ये आपकी कैसी है? ये आपकी सेंट्रल सेक्टर है। लॉन्च कब की गई थी? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ऊपर वाली जो पीएम फसल बीमा है, ये आपकी जो फसल है उसको इंश्योर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तब। यानी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये। और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? तो बड़ा ऑब्वियस है, इसको लॉन्च किया होगा किसने? जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने, सिंपल, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े।
MG नरेगा कब आया था जरा बताओ तो? नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। MG नरेगा कब बनाई है? नरेगा से MG नरेगा 2009 में। ठीक है। PM जनधन योजना क्या है? जनधन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी उम्र पहली बात तो 18 से 59 लिमिटेड रिसोर्सेज तो होते ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक के सामने एक और क्वेश्चन आता है, क्या प्रोड्यूस करें? कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें? कैपिटल गुड का मतलब क्या है? कैपिटल गुड का मतलब क्या है? कैपिटल गुड वो होता है जिससे कि कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मशीन है, एक मशीन से कपड़े बनाए जा रहे हैं, मशीन से खाने का सामान बनाया जा रहा है, तो वो कैपिटल गुड हुआ। क्या हुआ? कैपिटल गुड। और उसी कैपिटल गुड से कंज्यूमर गुड बनता है। तो किस तरह गुड बनाया जाए, ये एक इकोनॉमी में क्वेश्चन होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। और कैपिटल गुड में क्या होता है, इन्हीं में लगता है डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास जिसको बोलते हैं। डिप्रिसिएशन क्या है? उसकी जो वैल्यू में डिक्रीमेंट आ रहा है, जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो उसका वियर एंड टियर हो रहा है हर साल, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन। वो कैपिटल गुड्स में होता है। ओके, कमेंट में बताओ मुझे, जो आपके घर का टीवी है वो किस में आएगा? कंज्यूमर गुड वो होते हैं जिनको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम कर लिया। कैपिटल गुड वो होते हैं जिनसे कि प्रोड्यूस किया जाता है किसी कंज्यूमर गुड को। अब बताओ टीवी क्या है? जो घर में टीवी है वो क्या है आपका? ये तुम बताओ जल्दी से। सर रीजनिंग और मैथ का भी ई बुक देता है, मैथ तो आती नहीं स्टेनो में, रीजनिंग का दे देंगे आपको, आज मिल जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन से लपेट, जल्दी से लपेट रहे हैं, रुक जाओ। Yes, it is a consumer durable. It is a consumer durable good. ठीक है, उसको हम कंज्यूम तो नहीं कर, लेकिन वो है तो फॉरेन एक्सचेंज बता बचा 15 दिन का सामान बस इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 15 दिन का। क्या हो गई थी, इसको बोलते हैं यूपी प्राइस। फॉरेन एक्सचेंज नहीं का कुछ अगर बात नहीं बेचोगे तो बाहर करेंसी में आएंगे, घर में प्राइस आएगी तो खरीदोगे कैसे? ये तो बात नहीं है। प्लीज प्रोटेक्टेड मार्केट लीडिंग बिटवीन एक्सचेंज एंड ऑटोमेशन। ये भी इसलिए लगा लगा नहीं लगा नहीं भैया, प्लीज फोकस करके ऐसे कंपटीशन में बेसिकली नहीं कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेटर प्रोफिट पॉलिसी? सुपर इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है।